हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कि आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस आज स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। देखिए, मेरी जानकारी आउटडेटेड पुरानी भी हो सकती है, तो पूरी कंफर्मेशन जानकारी के लिए जो मैं बताऊँगा उसके कंफर्मेशन के लिए एक बारी अपने नियरेस्ट लोकल सीए और ट्रेडमार्क के लॉयर से बात ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन में सर्विसेज प्रमोट नहीं करता, ना सीए सर्विसेज प्रमोट करता, ना ट्रेडमार्क की सर्विसेज प्रमोट करता ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने का चांसेस रहता है और लूटते बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस इन 2025। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट आपको दूंगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, पहली रिक्वायरमेंट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। आपको जीएसटी अप्लाई करना है। नियरेस्ट अपने लोकल सीए के पास जाओ, सीए को बोलो कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, वो जीएसटी अप्लाई करेगा, आपके पास जीएसटी आ जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए जीएसटी, उसके बाद आधार कार्ड। थर्ड आपको चाहिए आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आप नियरेस्ट जो आपका पैन कार्ड बना रहे हैं, जहाँ पे बनता है वहाँ पे सेंटर में जाके अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपको चाहिए जीएसटी, उसके बाद चाहिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद चाहिए आपको करंट अकाउंट नंबर। बैंक में बिजनेस के नाम से आपको करंट अकाउंट नंबर चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट आएगी या जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करोगे। तो जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा करंट अकाउंट। उसके बाद हमारे को पांचवी चीज़ चाहिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क नंबर चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं हो, इन प्रोग्रेस में हो, इन अभी फॉर्मेलिटी चेक में हो, प्रोसेस में हो, बस हमारे को एक एप्लीकेशन नंबर चाहिए जिसके बेस पे हम अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के थ्रू बेच पाएँ। जेनेरिक में ना बेचे। जेनेरिक में मैं प्रेफरेंस भी नहीं देता, क्योंकि जेनेरिक में आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी भी नहीं मिलेगी और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये 5 चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे मार्केट प्लेस पे, चाहे आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट से करनी है, तो भी ये 5 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। अदरवाइज अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लेटर, या ब्रांड से अप्रूवल चाहिए कि ब्रांड आपको एक अप्रूवल लेटर दे, ताकि उसके ऊपर लिखा हो कि मैं ये ब्रांड का ओनर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ, इस पार्टी को अलाउ करता हूँ कि ये हमारे ब्रांड का नाम यूज़ करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे हमारे प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम इनको परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं। तो आपको ब्रांड अप्रूवल लेटर या ऑथराइजेशन लेटर या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर उस पर्टिकुलर ब्रांड से चाहिए होगा जिसका आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हो या बेचना चाहते हो। तो ये 5 चीज़ें हैं। पहला जीएसटी, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, फोर्थ करंट अकाउंट नंबर, फिफ्थ ट्रेडमार्क, अपना ट्रेडमार्क या फिर ऑथराइजेशन लेटर किसी और ब्रांड का। अब बात करते हैं कि भैया जीएसटी अप्लाई करने के लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जीएसटी अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले नियरेस्ट सीए के पास जाओ, वो आपको बताएगा आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, उसके बाद आपको अपनी A4 साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, 2 से 3 A4 साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका अपना रेजिडेंस है, अपने घर से करना चाह रहे हो, तो आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है। उसके साथ एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ओनर जो एड्रेस का मालिक है, उस एरिया का जहाँ रेजिडेंस का मालिक है, उससे एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपके फादर या मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो आपको लिखवाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है। वो आपको सीए बताएगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कैसे करवाना होता है। जैसे मेरा प्रोसेस हुआ था, आपको सीए एक फॉर्मेट देगा, उसमें लिखा होगा कि मैं इस ओनर का, इस प्रॉपर्टी का ओनर अपने इस एक्स पार्टी को या अपने बेटे को या अपने बेटी को अलाउ करता हूं कि वो इस प्लेस से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं उसकी इनको परमिशन देता हूं। उसके ऊपर लिखा जाएगा कि यहाँ पे ये मेरे को रेंट पे करेंगे, नहीं करेंगे, ये मेरे को रेंटेबल है, नहीं है, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने का, इस तरह करके सीए से आप एक फॉर्मेट लोगे। वो उस पर दोनों आपके फादर मदर जिनकी प्रॉपर्टी है वो और आप दोनों पार्टी के साइन होंगे, और वो सीए जो है गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, और दूसरा ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा। आपके जो रेजिडेंस का प्रॉपर्टी के ओनर है उनसे, वो आपको अप्रूवल देंगे, आपको देंगे, अलाउ
लेटर ऑफ अलाउंस बोल लो, आपको अलाउ करेंगे कि आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेविंग अकाउंट नंबर। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट नंबर चाहिए ताकि आप जीएसटी रजिस्टर कर पाओ। ये चीज़ें अमेंड हो जाती है, चेंज हो जाती है, एड्रेस भी बाद में चेंज करा सकते हो, सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट भी अपडेट करा सकते हो। पर जीएसटी के लिए ये आपको 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी, चौथा अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको एक लेटर लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी के ओनर से कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं। इन केस अगर आप किसी रेंटेड प्लेस पे करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ रेंट एग्रीमेंट लगेगा। वहाँ पे फिर आपको अलाउमेंट वो नहीं चाहिए, परमिशन का लेटर नहीं चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के ओनर से। वहाँ पे सिर्फ आपको एक रेंट एग्रीमेंट देना है और उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट भी चल जाएगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट की कोई भी फीस नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब गवर्नमेंट की फीस नहीं है तो खुद ट्राई मत करो। जो काम सीए का है सीए से कराओ, जो काम ट्रेडमार्क लॉयर का है ट्रेडमार्क लॉयर से कराओ, जो काम ट्रेडमार्क के सीए करते हैं वो काम उनसे कराओ। खुद पैसे बचाने की कोशिश में मत भरना। यूट्यूब पे वीडियो देख के तो कभी भी मत भरना। कोई गलती हो गई, कोई टिक गलत जगह लग गया, कोई चेक बॉक्स छूट गया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, फिर रिप्लाई, फिर रिजेक्ट, फिर रिप्लाई में आपके 2-3 महीने चले जाएंगे। अदरवाइज आपका जीएसटी अगर आप प्रॉपर सीए को बोल के उसकी फीस दे के मैक्सिमम से मैक्सिमम सीए जो है 1000 से 1500 रुपये लेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे ज़्यादा के चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आपका सीए 1000-1500 से ज़्यादा ले रहा है तो उससे पूछो कि भाई किस बात के पैसे ले रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मैं नहीं दे पा रहा जिसके लिए तू एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी फीस नहीं है। सीए से ब्रेकअप मांगो कि भाई तूने किस किस का कितना खर्चा बताया है, मुझे वो बता दे ताकि मेरे को भी पता रहे कि तू इतना पैसा किस चीज़ का मांग रहा है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमेशा सीए से ही कराओ। और पहले आपको जीएसटी के लिए चाहिए आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा एड्रेस प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, चौथा अपनी A4 साइज़ की 3 या 4 फोटो मांगेगा वो, पांचवा आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा। करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट दे दो, तो सेविंग अकाउंट से आपका जीएसटी के लिए एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके बाद आपका जीएसटी का प्रोसेस होता है वैसे 30 डेज़ का होता है, पर अगर किस्मत अच्छी रही तो विद इन अ वीक आपको जीएसटी आपके पास आ जाएगा। और इससे ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। अगर आप तरीके से एप्लीकेशन भरवा के सीए से करवाओगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको जीएसटी नंबर आपके हाथ में मिल जाएगा। जीएसटी नंबर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खोलना है जीएसटी के उस नंबर के ऊपर, अपनी फर्म के ऊपर एक आपको खोलना है करंट अकाउंट। किसी भी बैंक में खोल सकते हो, आपकी चॉइस है, सेविंग हो गवर्नमेंट अकाउंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, नियरेस्ट लगे, जो आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी दे, वहाँ से आप अपना जो है करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। जीएसटी नंबर आने के बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको करंट अकाउंट खोलना है उस फर्म से जिस फर्म पे आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है। अब एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है कि लोग जीएसटी नंबर पूछते हैं कि भैया जीएसटी नंबर में नेचर ऑफ बिजनेस क्या डालना है। देखो मैं रिकमेंड करूंगा आप कभी भी नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरर मेंशन मत करो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, हमेशा मैन्युफैक्चरर छोड़ के होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वो मेंशन कर दो बिजनेस के अंदर, ताकि कल को आपको बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और ये सारे नेचर ऑफ बिजनेस में मेंशन कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक जने हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप जीएसटी नंबर लोगे तो उस हिसाब से जाना। अगर आपको एंटरप्राइज फर्म बनानी है तो उस हिसाब से जाना। सीए से कंसल्ट करना, पूरी जानकारी आपको सीए ही देंगे। करेक्ट जानकारी, अपडेटेड जानकारी आपको सीए ही प्रोवाइड करेगा। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बेसिक बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जीएसटी नंबर आने के बाद आपको करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट आने के बाद अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो उसके बाद आता है ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन। देखो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की गवर्नमेंट की फीस 4500 रुपये है। वो कैसे होगा, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, पर आप मत करना, पैसे डूब जाएंगे और पंगा बहुत महंगा पड़ता है ट्रेडमार्क में। और ऑनलाइन तो भाई कोई कंपनी मत पकड़ना, हमेशा अपना लोकल सीए या अपना लोकल ट्रेडमार्क का लॉयर ही पकड़ना। वो पैसे लेगा पर आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ट्रेडमार्क फंस गया, क्वालिटी चेक पास में फेल हो गया या पेंडिंग में पड़ा रह गया या क्यूड में चला गया, 6 महीने बाद वेटिंग लिस्ट, 8 महीने बाद वेटिंग लिस्ट, तो आपका ट्रेडमार्क मतलब मान के चलना है 1-2 साल से पहले तो आने नहीं वाला। तो
आपको ट्रेडमार्क का जो भी काम कराना है ऑफलाइन लॉयर से कराओ, ऑफलाइन सीए से कराओ, चाहे पैसे देके कराना पड़े तब भी कराओ। गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क अप्लाई करने की फीस ही 4,500 है। तो ये मान के चलना कि आपका जो गवर्नमेंट की फीस होगी 4,500 हो गई, उसके बाद जो आपका सीए या लॉयर फीस लेगा वो भी लगभग 4,500 से 5-6 हज़ार रुपये के आसपास ही लेगा। और उसको बोलना वो एफिडेविट लगाएगा। ऑफलाइन में जो जो प्रोसीजर होता है वो करना, ऑनलाइन वाला प्रोसीजर मत करना। ट्रेडमार्क लेते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि प्रोसीजर जो है वो ऑफलाइन वाला ही करना जो कोर्ट में चले। ऑनलाइन वाले प्रोसीजर से जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और फिर वो टाइम बाय टाइम पे डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो जो आपका लॉयर है या ऑफलाइन सी अप्लाई कराएगा उसको बोलना मुझे ऑफलाइन प्रोसीजर से ही जाना है, ऑनलाइन प्रोसीजर मेरे को नहीं चाहिए। जब तक आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तब तक आप ऑनलाइन पे मत जाना, ऑफलाइन पे ही जाना। जब लास्ट ऑप्शन बचे ना कि ऑफलाइन में कोई मिल नहीं रहा प्रोसीजर में, तो वो आपका सीए बोले कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा, तभी उसको परमिशन देना। अदरवाइज उसको बोलना कि भाई मुझे ट्रेडमार्क के लिए ऑफलाइन प्रोसीजर से ही जाना है, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मैं ऑफलाइन ही जमा कराऊंगा, साइन जहाँ करने होंगे मैं वही कराऊंगा, मुझे ऑनलाइन प्रोसीजर में इंटरेस्ट नहीं है। वो लास्ट ऑप्शन है, पर मेरे को ऑफलाइन ही प्रेफरेंस है मेरी फर्स्ट। ऑफलाइन ट्रेडमार्क प्रेफरेंस क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में आपका जो लॉयर होगा वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन बाद में कोर्ट मांगेगा वो सारे स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, वो उसी चीज़ के पैसे लेंगे। वो एफिडेविट लगा देंगे, उसके साथ आपका स्टैम्प पेपर, गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर ड्यूटी है वो भी लगा देंगे, उसके बाद नो ऑब्जेक्शन लेटर वो भी स्टार्टिंग में लगा देंगे, उसके बाद आपका एक ऑथेंटिकेशन लेटर भी लगा देंगे, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ और सारा चीज़ आपका वेरिफिकेशन केवाईसी वो इनिशियल स्टेज में ही पूरा की पूरा सेट बना के ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन में आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दिया, फिर वो प्रोसेसिंग में गया, फिर वो क्यू में गया, फिर वो पास क्वालिटी चेक पास में जाएगा, फॉर्मेलिटी चेक पास में जाएगा, उसमें ही 6 महीने का प्रोसेस लग जाएगा, तो बहुत लंबा खींचेगा। तभी मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन ही प्रेफरेंस दो। गवर्नमेंट की फीस 4,500 है, सीए लॉयर जो भी बंदा है आपका करने वाला वो ज़्यादा 5,000 6,000 7,000 मांग लेगा, 10,000 भी मांगे ना तो भी काम करा देना, क्योंकि आज की डेट में ट्रेडमार्क जो है अप्रूव्ड सर्टिफिकेट 2-2 साल बाद मिल रहा है। और बीच में एक बारी पेनल्टी लग गई तो भैया बंदे बेवकूफ़ बनाते हैं कि एक रिप्लाई देने के 2,000, एक रिप्लाई देने के 4,000, एक रिप्लाई देने के 5,000, और ऐसे आप लुटते चले जाओगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। और ऑनलाइन किसी से भी कोई भी कंपनी बोले कि ऑनलाइन कि भाई हम करा देंगे, किसी कंपनी के थ्रू मत कराना, अपने जानकार के थ्रू ही कराना, या रेफरेंस लेके ऑफलाइन किसी के ऑफिस में विजिट करके ही कराना। ऑनलाइन कंपनियां अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे धोखाधड़ी बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा नंबर पे है, और 3-3 4-4 साल लगा देते हैं वो ट्रेडमार्क लाने के लिए, और बहुत पैसा लूट लेते हैं। वही 10,000 वाला प्रोसीजर 50-60 हज़ार में आपको पड़ेगा, और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको ट्रेडमार्क अप्रूव करा के देंगे नहीं देंगे। तो इसीलिए ट्रेडमार्क का जो भी काम हो अपने ऑफलाइन अपने जानकार सीए से या लॉयर से ही कराओ, और उसको बोलो मुझे कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू ही जाना है, मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन तू ऑफलाइन कर, ऑनलाइन मुझे कोई भी जमा नहीं कराना, और ऑफलाइन ही सारा मुझे प्रोसेस करके दे। तेरे को जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगाना है मैं दूंगा, जहाँ साइन करना है मैं दूंगा, जहाँ तेरे को मेरी फ़ोटो लगानी है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे से ले, पर मेरे को ऑफलाइन ही प्रेफरेंस दे। मेरे को कोई भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, तू मेरे हाथ से सिग्नेचर दे, जिस कागज़ पे बोलेगा वहाँ साइन कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी के लिए ऑनलाइन डीएससी के लिए मत जाना, डिजिटल सिग्नेचर ही आपके 1500 से 2,000 के बीच में आएगा, तो वो काम मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन प्रोसीजर से ही जाना, काम भी जल्दी होगा, बढ़िया होगा और फास्ट ट्रैक में हो जाएगा। जो काम 1 साल में होना होगा वो 6 से 8 महीने में हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, फटाफट सारा काम आपका हो जाएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपका जीएसटी नंबर, सेकंड हो गया आपका आधार कार्ड, थर्ड हो गया पैन कार्ड, चौथा हो गया आपका करंट अकाउंट, पांचवा हो गया आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बिना जेनेरिक में मत सेल करना। जेनेरिक में सेल करने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, पर आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, आपको विदाउट ट्रेडमार्क एक सेलिंग एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल जाएगा कि आप ये नाम यूज़ करके बेच सकते हो, पर ये कोई ट्रेडमार्क की अथॉरिटी आपको नहीं मिल रही। तो वो नाम आप भी ले सकते हो, कोई भी रैंडम बंदा ले सकता है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रैंडम बंदा, बस एक एडिट करना है डॉक्यूमेंट, कोई भी बंदा एडिट करके किसी भी ट्रेडमार्क का अप्रूवल ले सकता है, किसी भी नाम का अप्रूवल ले सकता है, और कोई कंपनी क्रॉस चेक नहीं करती है। तो इसीलिए
जेनेरिक में मत बेचना। दूसरा बड़ा रीज़न है जेनेरिक में ना बेचने का कि आपने सपोज करो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर एडवर्टाइज कर रहे हो, दूसरे बंदे ने वही सेलिंग एप्लीकेशन अप्रूव करा ली और उसी के नीचे अपना प्राइस डाल दी, तो पैसे लगेंगे ऐड के आपके और ऑर्डर ले जाएगा वो बंदा। तो दूसरी गलती ये होती है। और तीसरी गलती होती है, सपोज आप एक जेनेरिक में प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी सेल आने लग गई है, कोई एक दूसरा बड़ा बिजनेसमैन है, उसने आपके ही नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट में आपसे पहले, क्योंकि आपने अप्लाई करा नहीं, आपने सोचा मैं जेनेरिक में बेच लूँगा, आपने मेहनत करी, आपने 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, मार्केटिंग में डाला, प्रोडक्ट में डाला, प्रमोशन चलाया, आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे बिकने लगा कोई और बंदा आके वो ट्रेडमार्क गवर्नमेंट पे अप्लाई कर देगा और आप पे ठोक देगा केस कि भैया ये बंदा मेरे से बिना पूछे मेरा ट्रेडमार्क का मिसयूज़ कर रहा है। फिर भैया आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे, पेनल्टी भरते रहोगे और आपकी जो भी सेल है वो बंदा ले जाएगा, आपकी सारी मेहनत वो बंदा ले जाएगा सिर्फ एक ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन डालने के बाद ही। तो इसलिए जेनेरिक में मत बेचना। अब प्रॉब्लम आती है, आप लोग बोलोगे कि भैया मीशो पे एनरोलमेंट आईडी से बेचे ना बेचे। देखो, एनरोलमेंट आईडी सिर्फ उनके लिए बना है जो छोटे दुकानदार हैं। दुकानदारों और रिटेलरों के लिए एनरोलमेंट आईडी बना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। आप विदाउट जीएसटी के एडवर्टाइज नहीं कर सकते, विदाउट जीएसटी के कोई पेड सर्विस नहीं ले सकते, विदाउट जीएसटी के आप टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। वो सिर्फ लोकल दुकानदारों के लिए, रिटेलरों के लिए बना है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एनरोलमेंट आईडी से बेचोगे तो आपको स्टार्टिंग के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तो ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद ऑर्डर नहीं आने वाला। और जिस स्टेट से आप हो, जिस तरह मैं दिल्ली से हूँ, मैं एनरोलमेंट आईडी डाल करके बेचता हूँ, तो मेरे को सिर्फ दिल्ली के ही ऑर्डर आएंगे और किसी अदर स्टेट के ऑर्डर नहीं आएंगे। क्योंकि जब भी हम दूसरी स्टेट में कोई भी माल बेचते हैं तो वहाँ पे जीएसटी लगता अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब एक बात आती है कि भैया जीएसटी नंबर ले लिया तो परचेजिंग भी जीएसटी करने पे ज़रूरी है। यस, अगर आपको ऑनलाइन माल बेचना है, आपके पास जीएसटी नंबर है, आप कैश पे माल खरीद के ऑनलाइन नहीं बेच सकते। उसके 2 रीजंस हैं। पहला, आप कैश पे खरीदोगे तो आपके पास कोई परचेजिंग का प्रूफ नहीं है, तो इसलिए आपको जीएसटी पे ही प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। सेकंड रीज़न है, जब आप बेच ऑनलाइन रहे हो तो आपके पास प्रूफ ऑफ परचेजिंग होना चाहिए। और ऑनलाइन सेल करते वक्त आपका जितना भी पेमेंट में टैक्स होगा वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है और वो सारा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे जाता है। क्योंकि आपका जीएसटी पे बिल कटता है सारा की सारा ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जाएगा कि आपने महीने में 1 लाख रुपए का माल फ्लिपकार्ट पे बेचा, 1 लाख रुपए का माल अमेजोन पे बेचा। तो गवर्नमेंट कहेगी आज नहीं तो कल आपको कहेगी गवर्नमेंट की भैया तुमने 10 लाख रुपए का माल ऑनलाइन बेचा, तुमने खरीदा कहाँ है, उसका जीएसटी का बिल दिखाओ, खरीदा किससे है, कितने रुपए में खरीदा है, तो वो प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास परचेजिंग होनी चाहिए और सेल भी होना चाहिए। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप 1000 पीस बेच रहे हो तो 1000 पीस की खरीदारी का प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ होता है जीएसटी का पक्का बिल कि मैंने ये पक्के बिल पे माल खरीदा है, सरकार को टैक्स भरा है और आगे जब मैं सेल कर रहा हूँ, जब मैं कस्टमर से टैक्स ले रहा हूँ तो वो भी मैं गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको परचेजिंग भी जीएसटी पे होना चाहिए, सेल भी जीएसटी पे होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास परचेजिंग जीएसटी पे नहीं है तो भैया बिल जुगाड़ करना, ढूंढना स्टार्ट कर दो। अपने मैन्युफैक्चरर को बोलो भाई मुझे इनवॉइस चाहिए, उसके बिना मैं तेरे से डील नहीं करूंगा, मुझे दूसरा इनवॉइस दे, मुझे कहीं से भी इनवॉइस ला के दे, मुझे इसका पक्का परचेज का बिल चाहिए। और ये देख लेना, अगर आप 1000 पीस बेच रहे हो तो 1000 पीस का परचेजिंग आपके पास पक्का बिल का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आप इतना जीएसटी का पक्का बिल लेके चाहे रखना ही रखना है, कंपलसरी है। उसके बिना आपके पास नोटिस वगैरह और बहुत कुछ आ जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप उसमें पड़ गए तो आपका धंधा ठप पड़ जाएगा और छापे वापे लग सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। ऑनलाइन बेचना है तो पक्का काम सारा वाइट में पक्का करना, ताकि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई कंप्लेंट ना कर सके, कोई ऐसे कंप्लेंट ना हो। अगर आप अपनी सेम स्टेट में बेचोगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। हाँ, अगर आप इंटर स्टेट डील करते हो तो आपको आईजीएसटी लगता है। तो वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है जीएसटी पे ही सेल वगैरह करना, और आप ज़्यादा सेल कर नहीं सकते विदाउट टैक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। और ट्रेडमार्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया जेनेरिक में क्यों नहीं बेचना और एनरोलमेंट आईडी से क्यों नहीं बेचना। तो ये सारी 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस करते वक्त ध्यान रखनी है, चाहे आप मार्केट प्लेस पे करो, चाहे आप अपनी पर्सनल वेबसाइट पे करो। और परचेजिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब भी माल खरीदो तो बिल पे खरीदना। अगर सेल, क्योंकि सेल आपका जीएसटी पे होगा तो आपको परचेजिंग भी जीएसटी की होनी चाहिए। कैश पे माल मत खरीदना क्योंकि वो फिर ब्लैक का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसके आपका प्रूफ नहीं होगा। और ज़्यादा आप उस पर कैश का खरीद के ऑनलाइन सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है गवर्नमेंट की जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और बाकी जानकारी के लिए अपने जानकार सीए या लॉयर से बात कीजिए,
फॉर ट्रेडमार्क के लिए अपने लॉयर या सीए से बात कीजिए, और जीएसटी के लिए तो डेफिनेटली सीए से बात कीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया जीएसटी हम मंथली फाइल करना पड़ेगा, क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, और सीए कितने चार्जेस लेगा जीएसटी फाइल करने के लिए। देखो गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप जीएसटी जो है वो मंथ ऑन मंथ भी फाइल कर सकते हैं, एंड जीएसटी जो है आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं कि 3 महीने का एक बार ही जीएसटी फाइल कर दिया तो साल में 4 बार ही आपको फाइल करना है। पर ये जो चार्जेस हैं कितने रुपए लेगा सीए, वो आपको सीए से ही बात करनी पड़ेगी। भैया सीए के काफ़ी सारे सीए होते हैं जो पैकेज देते हैं कि पूरे साल का 10,000, या महीने का आप लोगे तो महीने में 1,500 रुपये लूँगा, या आपके पास अगर सेल कम है, सीए आपका अच्छा दोस्त है, जानकार है, कॉलोनी का आदमी है, तो कभी कभी सीए जो है 600-700 रुपये महीने में भी काम करने को तैयार हो जाता है। कई सीए साल के 6,000 रुपये रहते हैं, उसके अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी फ्री कर देते हैं। तो ये आपको जो सीए का मंथली चार्जेस हैं वो आपको सीए से ही बात करनी पड़ेगी, और मंथली क्वार्टरली भी आप सीए से ही बात करो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। कि सीए को बोलो भाई मेरे को क्वार्टरली भरनी है जीएसटी, तो साल में मेरे को 4 बार ही भरनी है, तो मेरे को बता दे कि 5,000 रुपये लगेंगे, 6,000 लगेंगे या क्या लगेंगे। या सीए बोलेगा कि मैं सेल्स के ऊपर लूँगा, अगर आपका 40 लाख का सेल है, 50 लाख का सेल है, तो मैं 1,500-2,000 रुपये महीना लूँगा, 3,000 लूँगा, 4,000 लूँगा। तो वो आपके सीए ही बताएगा कि वो कितनी फ़ीस लेगा। वो मैं नहीं बता सकता कि सीए को जीएसटी भरने की कितनी फ़ीस देनी है, वो आपको आपका लोकल सीए ही बताएगा। और हमेशा काम लोकल सीए से ही कराओ, जो आपके एरिया का हो, जो आप जिसको ऑफिस आपके एरिया के पास हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप सीए से बात करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हो। अब बात आती है टैक्स क्लेम की। देखो टैक्स क्लेम आपको जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तब आपको टीडीएस जो कटता है वो रिफंड आ सकता है, टीडीएस रिफंड आएगा। जीएसटी पोर्टल में टीसीएस और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैं रिकमेंड नहीं करता रिफंड लेना, क्योंकि जब भी आप टीसीएस और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड बैलेंस लोगे तब आपको वहाँ पे बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी, और वो बैलेंस शीट मांगेंगे कि आपका अगर वहाँ पे 50,000 रुपये है, आप 50,000 रुपये जीएसटी पोर्टल से रिफंड का रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो आपको उसका पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। ऑर्डर बाय ऑर्डर, एंट्री बाय एंट्री, कंपनी बाय कंपनी, परचेजिंग, सेल, सब कुछ एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, तब आपसे वो टीसीएस या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप रिफंड ले सकते हो। 90% जो सीए है, जो पुराने सीए हैं जिनकी एज 50 साल 45 प्लस है, जो एक्सपीरियंस सीए हैं जिनको 10-10 15-15 साल हो गए सीए की फील्ड में, सारे आपको मना करेंगे रिफंड लेने से। और जो सीए रिफंड दिलाएंगे वो कमीशन लेके रिफंड दिलाएंगे, तो मैं बोलूँगा कि भाई वो रिफंड लेना ही नहीं। जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को एक बार जमा करा दिया, गवर्नमेंट से वापस लेने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि जमा कराया हुआ टैक्स आप वापस ले रहे हो तो आपको वापस तो देना ही है सरकार को। तो ऐसा है नहीं कि आपने एक बार जमा करा दिया और वापस निकाल लिया। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और अपना जो टीसीएस का रिफंड है वो मत लेना, सिर्फ टीडीएस का ही आप क्लेम ले सकते हो, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। और वो भी जितना आपका ऑनलाइन सेल होगा उसके बेस पे जितना इनवॉइस जनरेट हुआ होगा वो गवर्नमेंट के पास डेटा ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का तो ऑटोमेटिकली जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका टीडीएस और टीसीएस जीएसटी पोर्टल पे और इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा जानकारी के लिए अपने सीए से ही बात करो, सीए ही आपको बेटर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे पाएगा। और जब आप सीए से कंसल्टेशन लोगे तो भाई जब उसको फीस दोगे तो उससे सारे क्वेश्चंस की लिस्ट ले जाओ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और उसका दिमाग खाओ सीए का अपना, और उससे 1-1.5 घंटा लो, वो आराम से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा एक एक चीज़ें। जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं, जो भी पूछना है सीए से अच्छे से पूछो। और ये मत सोचना कि भाई मेरा सीए 1,000 रुपये कंसल्टेशन का ले लेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर बिजनेस करना है, आपने सोचा है, मन में ठान रखे कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस करना है, तो जीएसटी नंबर लेके ही करना। और अगर ऑनलाइन करना है तो ट्रेडमार्क के साथ ही करना। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि आज बिजनेस चालू कर दिया 2 दिन बाद रोना पड़ेगा भाई ट्रेडमार्क नहीं है, भाई जीएसटी नहीं है, भाई किसी ने मैपिंग कर दी, मेरा करंट अकाउंट नहीं है, पैसे कैसे लूँ, ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं हो रहा। ये सारी गलतियाँ मत करना। और बाकी जानकारी के लिए अपने सीए को ही फ़ोन करना भाई। और अगर आपको लगता है कि कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रह गई हो, मेरे से पूछना हो, तो कमेंट ज़रूर कर देना। और एक यूट्यूब पे भाई लोग नया फीचर आया है हाइप का, तो वीडियो पे हाइप ज़रूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी जानकारी मिले और हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे भी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाइप का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई एंगेज करो, कुछ भी कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करो। ओके, थैंक्स, गुड, बैड, अच्छा, बुरा, जो आपको मन में आए, कोई क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना। मेरे 1700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है पर कमेंट बस 10-15 से ज़्यादा नहीं आ रहे, तो भाई एंगेज करो वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो हमारे साथ जुड़ें। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी आपको लगता है कि भाई मेरा ये क्वेश्चन रह गया मुझे पूछना, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और उससे पहले अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, करेक्ट जानकारी दे सकता है वो आपका सीए या आपका लॉयर ही ट्रेडमार्क का दे सकता है। तो ट्रेडमार्क के लिए लॉयर को पकड़ो और जीएसटी के लिए सीए को पकड़ो। और मेरे चैनल को देखते रहो, मेरी वीडियोज़ को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।